Hello students, welcome to Technoherald Online. Today in this session, we will discuss about network theorems. Under this topic, we will discuss about question based on Norton's theorem. So let's start our lecture. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर, 10 ओम रेसिस्टर, ठीक है। 10 ओम रेसिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमसे पूछा गया। सर्किट आपके पास दिया गया है जो कि है एक वोल्टेज सोर्स जिसमें 20 वोल्ट मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसके साथ एक सीरीज में रेसिस्टर कनेक्टेड है जो कि 5 ओम का रेसिस्टर है, ओके। यहाँ पे एक 8 ओम का रेसिस्टर है, 8 ओम का रेसिस्टर कनेक्टेड है और उसके साथ सीरीज में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है प्लस माइनस। सो इसका मैग्नीट्यूड 8 ओम है और इसका मैग्नीट्यूड 12 वोल्ट है। कितना है? 12 वोल्ट है, ठीक है। अब इसके साथ एक रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है जो कि है 10 ओम का, 10 ओम का रेसिस्टर, 10 ओम, ओके। और यहाँ पे इसको आपस में कर दिया गया है कनेक्ट और बीच में एक और रेसिस्टर को डाला गया है और ये रेसिस्टर इस तरीके से, ठीक है। ये 2 ओम का है। चलो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। 10 ओम रेसिस्टर इस पूरे सर्किट में कहाँ दिख रहा है आपको? ये रहा। तो जिस रेसिस्टर में करंट पूछा जाए वो रेसिस्टर कहलाता है RL और जिसमें करंट पूछा जाए वो कहलाता है IL, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या निकालें? सबसे पहले हम, अब चूंकि इसमें ये नहीं दिया गया है कि आपको नॉर्टन करंट, नॉर्टन थ्योरम के थ्रू जाना है, आपको ये नहीं बोला गया है। आपसे सिर्फ ये बोला गया है कि करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर आपको बताना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कोई भी मेथड लगा के इसको बना सकते हो। पहला मेथड KVL यानी मेश एनालिसिस, दूसरा KCL यानी नोडल एनालिसिस, तीसरा सुपरपोजिशन थ्योरम, चौथा थेवेनिन्स थ्योरम और पांचवा नॉर्टन्स थ्योरम। इतने सारे आपके पास मेथड्स हैं जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ अभी नॉर्टन्स बता रहा हूँ तो नॉर्टन्स पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। चलो नॉर्टन्स पे फोकस करते हैं। ये रहा आपका नॉर्टन्स थ्योरम में ये रेसिस्टेंस है। आपको नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू आपको बताना है कि इसमें लोड में कितना करंट जा रहा है, यानी कि नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू अगर आपको करंट बताना है 10 ओम में कितना जा रहा है तो आपको सबसे पहले IN और दूसरा RN ये दोनों आपको निकालना पड़ेगा, है ना। IN एंड RN ये दो वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, निकालते हैं, कितना आएगा वैल्यू देखते हैं, ठीक है। चलो फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। 10 ओम रेसिस्टर में हमें करंट निकालना है, IN निकालना है। दैट मीन्स हमें IN और RN निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले हम IN देखते हैं। IN के लिए क्या करते हैं? IN यानी नॉर्टन करंट निकालने के लिए जिस ब्रांच में करंट पूछा गया, जिस लोड रेसिस्टर में करंट पूछा गया, उस लोड रेसिस्टर को करेंगे शॉर्ट कर दो, इसको शॉर्ट करो और जो सर्किट बनेगा वो सर्किट कैसा बनेगा उसको ड्रॉ कर दो। सो ये प्लस माइनस, ये रहा रेसिस्टर, ठीक है। यहाँ भी एक रेसिस्टर है, ओके। इसको कर दो आपस में कनेक्ट। यहाँ एक रेसिस्टर है, ठीक है। और ये एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस और इस 10 ओम के रेसिस्टर को हटा के इसको कर दिया गया क्या? शॉर्ट कर दिया, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये 5 ओम का है, ये 20 वोल्ट का है, ये 8 ओम का है ना, 8 ओम का है, ये 12 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है। हो गया। बस 10 ओम के रेसिस्टर को हमने शॉर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया। अब इस शॉर्ट करने की वजह से इस ब्रांच में जो भी करंट जाएगा वही करंट कहलाएगा नॉर्टन करंट या फिर शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। चलो बताओ कि कौन सा तरीका से मैं करंट इसमें निकालूं। फिर से दो मेथड है, एक तो मैश एनालिसिस लगाओ
है ना, और दूसरा नोडल एनालिसिस लगाओ। फिर से हम दोनों अप्लाई करने वाले हैं, बस ये लास्ट बार दोनों मेथड बार अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस में कम टाइम लग रहा है और किससे हम जल्दी आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। चलो ठीक है, तो पहले हम मैश एनालिसिस से देखते हैं। तो इसमें हम करंट मैश एनालिसिस के लिए हमें मैश आइडेंटिफाई करना पड़ता है, दो मैश है, करंट असाइन करना पड़ता है। तो इसमें करंट मान लेते हैं क्लॉकवाइज में I1, आप एंटी क्लॉकवाइज में मान सकते हो, ये है I2। बस ध्यान ये रखना है कि क्लॉकवाइज मानो तो दोनों में क्लॉकवाइज मानो, एंटी क्लॉकवाइज मानो तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मानो। ऐसा नहीं कि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, रॉन्ग। ठीक है, चलो सो सॉल्व करना है हमें, तो मैश एनालिसिस लगाना है हमें। तो अप्लाई KVL, अप्लाई KVL इन मैश 1 में केवल लगाओ। अब इस बार हम करंट नहीं लिखने वाले कि भाई इसके वजह से करंट I1 गया, इसके करंट की वजह से I2 गया। अब इसमें मैश इक्वेशन लिख रहे हैं तो I1 बड़ा होगा, तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा और I1 माइनस I2 होगा। ये सब आप नहीं लिखने वाले, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कि अब लिखने की नीड नहीं है। अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं, चलो करते हैं। सो ये करंट ऐसे गया, 5 ओम के रेसिस्टर में अंदर गया, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज का क्या होगा, ड्रॉप होगा। वोल्टेज का ड्रॉप होगा तो -5 इंटू ये ब्रांच में करंट कितना जाएगा, I1 करंट जाएगा, सो I1। ठीक है, कॉमन ब्रांच तो ये है ना, तो इसमें I1 I2 दोनों जाएगा, बट ये तो सिंगल ब्रांच I1 जाएगा, इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे I1 जाएगा। ठीक है, इसमें क्या जाएगा, I2 जाएगा। चलो नेक्स्ट, ये I1 करंट माइनस में गया, प्लस से निकला तो +20, और ये ब्रांच बचा, इसमें बताओ कितना होगा। तो पहले तो रेसिस्टर है तो पहले तो कुछ नहीं होगा, पहले तो माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस का वैल्यू जितना है उतना लिखो। अब जो डाउट है वो करंट में है। मैंने कहा कि जिस मेश में आप इक्वेशन बना रहे हो, केवल लगा रहे हो, वहाँ का करंट ज़्यादा होगा, डेट मीन्स I1 ज़्यादा होगा I2 से, ठीक है। तो डायरेक्शन नीचे की ओर ही होगा और I1 माइनस I2 लिख दो, हो गया। टोटल का समेशन 0। सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व करते हैं। -5I1 + 20 -2I1 + 2I2 इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स यहाँ से कितना हो जाएगा, -7I1 उस साइड लेके जाते हैं, इक्वल टू उस साइड, तो 7I1, ठीक है। 7I1 -2I2 इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट मेश नंबर 2 में केवल लगाएंगे। अप्लाई KVL इन मैश 2, ठीक है। मैश 2 में केवल लगाते हैं, ये रहा मैश 2, इसमें केवल लगाओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहीं से। तो इसमें I2 जा रहा है, रेसिस्टर है, वोल्टेज का ड्रॉप माइनस देना ही देना है, 8 लिखना ही लिखना है। करंट कितना होगा, करंट इसमें सिर्फ I2 जा रहा है तो I2 लिखना है, तो ब्रैकेट हटा देते हैं, I2 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ये I2 करंट प्लस में टर्न माइनस से निकल रहा है, सो -12 वोल्ट। और भी कोई ब्रांच है क्या, ये रहा, सिर्फ एक ये इकलौता ब्रांच और बचा हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना होगा, पहले तो रेसिस्टर है, वोल्टेज का ड्रॉप होगा माइनस, रेसिस्टर का वैल्यू कितना है 2। अब जो डाउट है करंट में है, तो चूंकि इस मेश का इक्वेशन बना रहे हैं तो इसका करंट ज़्यादा होगा इससे, तो I2 माइनस I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -8I2 -12 -2I2 + 2I1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I1 वाला टर्म एक ही है, 2I1, और I2 वाला टर्म -10I2 इज इक्वल टू 12। यहाँ से हो गया I1 -5I2 इज इक्वल टू 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है, और आपको चाहिए क्या, एक बात बताओ। जो I2 पिछले वाला क्वेश्चन उसी तरह क्वेश्चन नहीं है, जो I2 इसमें जा रहा है वही करंट तो आपने IN IC माना है, दैट मीन्स I2 निकल जाएगा तो IN निकल जाएगा, है ना। तो हमें I1 को रिप्लेस करना है, तो I1 को हटाना है। तो I1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और तब मानो इक्वेशन नंबर 2। अब 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 7I1, ये भी 7I1, 7 - 7 0,
खत्म हो गया, छोड़ दो। -2i2 और ये 5 × 7 35 माइनस में है, बट 1 इक्वेशन -2 इक्वेशन कर रहे हैं ना, 1 - 2 इक्वेशन कर रहे हैं ना, तो -2i2 माइनस ऑफ -35i2, सो प्लस 35i2 में से अगर 2i2 गया तो 33i2 प्लस में आया, सो 33i2 20 और ये हो जाएगा 7 × 6 = 42, ठीक है। डैट मीन्स कि 20 - 42 इज इक्वल टू -22, सो -22। यहाँ से i2 कितना आ गया, i2 इज इक्वल टू आ गया -22/33, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, -2/3, ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू आपका देगा, ये वैल्यू आपका देगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2/3 -0.66 एम्पियर, और यही करंट आपका कहलाएगा IN या फिर ISC, ठीक है। चलो, नॉर्टन करंट हमारे पास आ चुका है। अब करंट निकालने के लिए, लोड करंट निकालने के लिए हमें RN भी चाहिए, तो RN निकालते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो आपने मैश एनालिसिस देखा, इतना लंबा प्रोसेस देखा, सॉल्व करके हालत ख़राब हो गया। अब नोडल एनालिसिस से देखते हैं। तो नोडल एनालिसिस से देखने के लिए, नोडल एनालिसिस क्यों लगा रहे हैं, इसमें करंट निकालने के लिए। इससे भी करंट ही निकाल रहे थे मैश एनालिसिस से, अब नोडल एनालिसिस से भी करंट ही निकालना चाहते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या एडवांटेज है भी या नहीं। जो इतना बार बोल चुके हैं कि नोडल सबसे पहले यूज़ किया करो, उसका एडवांटेज है भी या नहीं, चेक कर लेते हैं। सो मान लो कि इसका वोल्टेज यहाँ पे कितना है, V है। सो यहाँ पे मैं साइड में नोडल लगा के देखता हूँ। सो नोडल लगाओ, इधर के तरफ नोडल लगाओ, तो V करंट ऐसे आएगा, तो प्लस में टर गया, माइनस एग्जिट किया, तो V माइनस एग्जिट किया मतलब माइनस में लेंगे वोल्टेज, तो V -20 -0 डिफरेंस वोल्टेज, तो V -20 -0 वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस कितना है 5, सो V -20/5 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज और यहाँ 0 वोल्टेज, तो V -0/2 यानी V/2, तो प्लस V/2, ठीक है। यहाँ पे देखो इस साइड में, तो V और प्लस में एंटर किया, माइनस एग्जिट कर रहा है, तो माइनस वोल्टेज लेंगे, तो V -12 -0/8 यानी V -12/8 प्लस V -12/8, टोटल का समेशन 0। देख लेते हैं क्या होगा इसका, तो ये एलसीएम लेते हैं 5 2 8, तो 2 लेंगे तो 5 1 4, डैट मीन्स 40, तो 40 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 8V माइनस 160 प्लस 20 बार में, तो 20V प्लस 5V माइनस 60, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो टोटल V के टर्म्स में कितना आ गया, 20V प्लस 5V कितना आ गया, 25V प्लस 8V, ये आ गया 33V, ठीक है। और ये जो टर्म है ये -60 आया, और ये कितना आया, -160 आया, है ना। तो -60 और -160 कितना आ जाएगा, -220 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से V इज इक्वल टू 220/33, डैट मीन्स ये हो जाएगा 320/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.18, डैट मीन्स 6.66 ऐसा करके कुछ आएगा एम्पियर, ठीक है, मतलब वोल्टेज है ना, V निकाला हमने। नेक्स्ट, अब जब वोल्टेज निकाल चुके हैं, तो अब हम वोल्टेज से तो हमें मतलब है नहीं, हमें करंट चाहिए, तो हम ये लगा सकते हैं यहाँ पे, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज -0/8 इज इक्वल टू करंट, वही हमारा I2 होगा, वही हमारा IN होगा। सो IN इज इक्वल टू नोड वोल्टेज जो आपने V माना था वो कितना है, 6.66, 20/3 6.66 होगा ना, चेक कर लेते हो एक बार, 20 डिवाइडेड बाई 3 है ना, हाँ 6.66 माइनस 12 अपॉन कितना आया 8,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 यानी 5 ये हो जाएगा 34 है ना, माइनस में अपॉन 8। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, देख लेते हैं। 6.66 माइनस 12 इज इक्वल टू 5.34, वो भी माइनस में होगा, और अपॉन 8 करना है, अपॉन 8। तो आ गया ये माइनस 0.66 एम्पियर। तो आप देख रहे हो कि नोडल एनालिसिस में हमने वो लगाया और मेश एनालिसिस में ये लगाया। इसमें हमें 2 इक्वेशन बनाना पड़ा, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब उसको घटा के सॉल्व करना पड़ा, तब जाके I2 निकला। यहाँ सिंपली एक इक्वेशन बनाया। जितना ये स्टेप देख रहे हो ना, इसका आधा भी स्टेप में आप बिल्कुल शॉर्टकट में कर सकते हो, बहुत ही कम टाइम लगता है। सो अब मैं आगे एग्जाम्पल जब भी दूंगा तो उसमें अब मैं दोनों नोडल और मेश नहीं अप्लाई करने वाला हूँ, मैं एक ही मेथड बताऊंगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, कौन मेथड से आप जल्दी बना सकते हो। सो क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि आप नोडल से ही ट्राई करना, करंट निकालने की कोशिश करना, मेश से ही कोशिश करना कि करंट निकालो, नहीं। आपको बस ये बोला जाएगा कि नॉर्टन्स थ्योरम का हेल्प लेके आपको निकालना है करंट इसमें, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका नॉर्टन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना, बट इसके अंदर जो करंट निकालना है वो मेश या नोडल लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ करंट चाहिए और हम मेश एनालिसिस के थ्रू करंट निकाल चुके हैं, है ना। और करंट का वैल्यू कितना आया है, IN का वैल्यू ये आया है 0.66, माइनस में आया है। माइनस में आने का मतलब यही होता है कि जो आपने करंट माना है उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो एक्चुअल में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऊपर से लेफ्ट जाएगा। चलो ठीक है, ये तो आपका करंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्टन रेसिस्टेंस निकालना है ना। नॉर्टन रेसिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेसिस्टेंस को शॉर्ट किया था तो शॉर्ट सर्किट करंट आया था, इस रेसिस्टेंस को ओपन करो, ओपन करने पे हमारा क्या आएगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, और वही हमारा RTH भी होगा। तो इसको एक तो रिमूव करो, जितने भी एक्टिव सोर्सेस हैं, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एक्टिव सोर्सेस ही हैं, यानी सभी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। डिपेंडेंट सोर्स का भी क्वेश्चन हम आगे लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स है और दोनों का दोनों वोल्टेज सोर्स है, दोनों वोल्टेज सोर्स है, तो इसके इंटरनल रेसिस्टेंस से जब रिप्लेस करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शॉर्ट हो गया, इसको ओपन कर दो और उसके बाद आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो। सो सर्किट बताओ कैसा दिखेगा। तो ये आपका ओपन हो गया, तो ये हो गया एक एंड यहाँ, एक एंड यहाँ। ये आपका शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे 8 ओम का रेसिस्टर है, उसके बाद ये यहाँ पे शॉर्ट किया गया है। इस 20 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को ध्यान से देखो, ये एक वोल्टेज सोर्स है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है, इसलिए इसको हम एज अ शॉर्ट सर्किट हम रिप्लेस कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू एज इट इज सेम लिख दिया, ठीक है। अब इसको कर देंगे कनेक्ट, कर दो कनेक्ट, ये किया हमने कनेक्ट, ठीक है। और कोई रेसिस्टेंस बचा क्या, ये वाला बचा, सो 2 ओम। अब बताओ, ये सारा वैल्यू पुट कर लो पहले, 8 ओम, ठीक है, और वो कितना है 5 ओम। तो अब आप यहाँ से बिल्कुल इजी वे में निकाल सकते हो क्या, RN। अब बताओ कि क्या ये नॉर्टन रेसिस्टेंस RN डिफरेंट है क्या RTH से, बिल्कुल नहीं, सेम मेथड है, दैट मीन्स RTH भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलो RTH निकालते हैं भाई, यानी RN निकालते हैं। तो RN निकालेंगे तो इधर से ध्यान से देखो, इधर से, अबे क्या बना दिया मैं, ये इस थोड़ा सा ऐसे समझ में आएगा। इधर से ध्यान से देखो तो आपका ये जो रेसिस्टर है ये 5 ओम और 2 ओम का ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं। सो फाइनली हमें RN चाहिए, तो RN पहले लिख लेते हैं। RN इज इक्वल टू 5 ओम इज पैरेलल विद 2 ओम एंड इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 8 ओम के साथ है। दैट मीन्स 5 इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 10/7 प्लस 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा 66/7। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे कि 66/7 का कितना वैल्यू आएगा, तो ये आपका आएगा
66/7 इज इक्वल टू 9.42। 9.42 लिख दो यहाँ पे 9.42 ओम। ठीक है, चलो तो हमारे पास RN भी आ गया। सो हमने क्या क्या निकाल लिया, IN निकाला, कितना आया -0.66, RN निकाला, कितना निकाला 9.42 ओम, है ना। तो ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अब IN RN एक बार निकाल लिए, अब जो वैल्यू पूछना पूछो। तो फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर। 10 ओम रेसिस्टर में करंट कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। करंट बताओ, करंट क्या होगा। तो करंट इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू, हमें IL चाहिए ना, तो IL इज इक्वल टू क्या होता है IN इंटू RN अपॉन RL प्लस RN। सब वैल्यू जो है ना वो पुट कर दो। IN का वैल्यू है -0.66 इंटू RN का वैल्यू है 9.42। कभी भी माइनस में वैल्यू आए ना तो घबराना मत कि माइनस में लाया कैसे आ गया, गलत हो गया। नहीं, माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि जो डायरेक्शन आपने माना था उसका अपोजिट एक्चुअल में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सॉल्व करते चले जाओ। RL लोड रेसिस्टर कितना है 10 प्लस RN कितना है 9.42। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -0.66 गुना 9.42, 6.2 माइनस 6.2 अपॉन 19.42 डिवाइडेड बाय 19.42 इज इक्वल टू -0.32 एम्पियर। सो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो लोड करंट यानी कि IL, इसका वैल्यू होगा -0.32 एम्पियर। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, माइनस का मतलब ये कि एक्चुअल में करंट डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है। ठीक है, बट हमने नीचे मान के चला था तो उसके हिसाब से वैल्यू माइनस में आएगा। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ कि लोड करंट निकालने के लिए बोला गया, इसमें ये तो नहीं बोला गया कि नॉर्टन से ही यूज करना है। फिर क्यों नॉर्टन को यूज किया, इसलिए क्योंकि हम नॉर्टन ही सीख रहे हैं। ठीक है, बट अगर थेवेनिन से होता, मतलब मान लो अभी पढ़ रहे हैं नॉर्टन्स इसलिए नॉर्टन से सामने दिखाया, बट मान लो एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन और नहीं लिखा होता कि थेवेनिन और नॉर्टन में, तो आप प्रीफर करना नॉर्टन्स वाला नहीं थेवेनिन्स वाला। ठीक है, तो थेवेनिन्स के हिसाब से क्या करेंगे बताओ, थेवेनिन्स के हिसाब से इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे और इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालने के लिए हमें अगर इसमें KVL लगाना हो तो KVL लगाने के लिए इसका वोल्टेज पता है, इसका वोल्टेज VTH होगा, इस दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज अगर पता हो तो हम लगा सकते हैं KVL। और इस दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज तभी लगेगा जब हमें करंट पता होगा। करंट पता करने के लिए हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं, यानी कि नोड पे वोल्टेज निकालते हैं। नोड पे वोल्टेज निकाला था शायद हमने नोडल एनालिसिस के थ्रू, है ना, लगता है मिटा दिया मैंने। सो नोडल एनालिसिस के थ्रू वोल्टेज जो निकाला, अब वो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस करोगे तो वो इधर नीचे के डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। दूसरा, इस 8 ओम में भी इससे जाएगा तो करंट इसमें कुछ जाएगा, है ना। तो दिस अपॉन यहाँ पे रेसिस्टेंस में जो भी जाएगा करंट उस हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। अब KVL लगा दो तो उस हिसाब से आपका VTH आ जाएगा। एक बार VTH आ गया ना तो बस सीधा लोड करंट उससे भी निकाल सकते हो, यानी लोड करंट इज इक्वल टू VTH अपॉन RL प्लस RTH। अब RN ही हमारा RTH है तो RTH का टेंशन नहीं है। अब VTH हमने KVL लगा के निकाल लिया, बस आपको IL इज इक्वल टू VTH अपॉन RL प्लस RTH करना है, वैल्यू आपका सेम आएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से टाइम निकाल के, मतलब अच्छे से एकदम कैलकुलेट करना, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, मैं अभी नॉर्टन्स के बारे में बता रहा हूँ इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। आपको कोशिश करना है, आपको खुद से अप्लाई करना है कि कैसे भी करके इसको ओपन करो और इस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज जो होगा VTH, वो VTH निकालो और वही VTH आपका कहलाएगा, वही VTH आपका कहलाएगा थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज को ऊपर पुट करो, RL प्लस RTH करो, IL का वैल्यू जो आया है वही सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो ऐसा कोई फर्क नहीं है कि नॉर्टन्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट है,
थेवेनिन के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, नहीं। आप एक बार VTH तो निकालो, VTH निकालोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो नॉर्टन्स में आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, नॉर्टन्स पे यही ध्यान देना है कि जब भी नॉर्टन करंट निकालोगे, देखो थेवेनिन्स में हम वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है, बट नॉर्टन्स में हम क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं, ठीक है। तो थेवेनिन में वोल्टेज VTH निकालते हैं और VTH निकालने के लिए हम सर्किट को ओपन करते हैं। सर्किट मतलब जिस ब्रांच में करंट निकालना है, यानी लोड रेसिस्टर में जो करंट जाएगा वो करंट निकालना है, तो उसके लिए लोड रेसिस्टर जो है वो लोड रेसिस्टर हमें रिमूव करना पड़ेगा। लोड रेसिस्टर कैसे पहचानेंगे, जिस ब्रांच में करंट पूछे वो रेसिस्टर कहलाएगा लोड रेसिस्टर, ठीक है। चलो अब मैं कह रहा हूं कि क्या डिफरेंस है, तो नॉर्टन्स में हम करंट निकालते हैं और थेवेनिन में वोल्टेज निकालते हैं। नॉर्टन्स में करंट कैसे निकालते हैं बताओ, नॉर्टन्स में करंट हम निकालते हैं जिस ब्रांच में करंट यानी लोड करंट पूछा जाए उस ब्रांच में जो रेसिस्टर होता है लोड रेसिस्टर, उसको हम करते हैं क्या, बताओ खुद से बताओ, शॉर्ट करते हैं, है ना। जब शॉर्ट करते हैं तो उस शॉर्ट होने की वजह से अब जो उसमें करंट फ्लो करेगा वो लोड करंट से डिफरेंट करंट फ्लो करेगा और वो करंट आपको पहले निकालना है। उसके बाद RN निकालना तो बहुत आसान है, जैसे RTH निकालते हैं वैसे ही RN भी निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू RTH, सब सेम है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो VTH और IN में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। इस बार नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आपसे बोला गया है, निकालने के लिए बोला गया है। इसका मतलब आपको सर्किट ड्रॉ करना है, सिर्फ करंट निकाल के नहीं छोड़ना, आपको सर्किट भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सो फाइंड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट, फाइंड द Norton's equivalent circuit at the terminal AB, at the terminal A B, ठीक है। AB टर्मिनल के बीच में कैपिटल AB है, चलो ठीक है, कैपिटल AB दे देते हैं, टर्मिनल AB। अब आपको सर्किट दिया हुआ है, सर्किट आपके पास है कि एक रेसिस्टर है, ठीक है। यहां पे इस एंड पे एक करंट सोर्स को जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ दिया। यहाँ एक रेसिस्टर और नीचे के बॉटम साइड पे है और आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस ब्रांच में एक रेसिस्टर है और एक वोल्टेज सोर्स है, तो एक रेसिस्टर दे देते हैं यहाँ पे, एक वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस दे दिया। उसके बाद यहाँ पे भी एक रेसिस्टर है, दे दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सो ये 4 ओम का है रेसिस्टर, ये 8 ओम का रेसिस्टर, ये 5 ओम का रेसिस्टर और ये 8 ओम का रेसिस्टर। 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ठीक है। और वैल्यू कुछ बचा क्या, नहीं, ये आपका A है और ये B है। सो आपसे बोला गया है कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। आपको ये बात पता है कि नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए हमें 2 क्वांटिटी की नीड होती है ना। जिस तरीके से थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए 2 क्वांटिटी की नीड थी, VTH एंड RTH,
उसी तरीके से इसमें हमें दो क्वांटिटी की नीड होती है, पहला IN और दूसरा RN, नॉर्टन्स करंट एंड नॉर्टन्स रेसिस्टेंस। ठीक है, चलो तो हमारा सर्किट ड्रॉ तभी होगा जब हमारे पास नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेसिस्टेंस होगा। चलो ठीक है, नॉर्टन रेसिस्टेंस तो बाद में निकालेंगे, पहले हम सबसे पहले नॉर्टन्स करंट निकालते हैं। नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए आपको ये बोला गया कि कहाँ नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एट द टर्मिनल AB टर्मिनल के अक्रॉस आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। जिस ब्रांच में करंट जाता है वो ब्रांच में जो रेसिस्टर होता है वो रेसिस्टर लोड रेसिस्टर होता है, और उस ब्रांच में जो करंट जाता है वो लोड करंट होता है। ये बात आपको पता है। पर यहाँ तो ना ही लोड रेसिस्टर है ना ही उसमें करंट जा रहा है, तो फिर क्या? तो फिर ये कि आपको इसमें लोड करंट निकालने के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि लोड रेसिस्टर तो वैल्यू पता ही नहीं है, दिया ही नहीं है, ओपन किया हुआ है ना। सो ना ही इसमें लोड रेसिस्टर है ना ही इसमें लोड करंट पूछा गया है। लोड रेसिस्टर रहता तभी तो लोड करंट पूछता, यहाँ पे लोड रेसिस्टर है ही नहीं। तब क्या करें? तब ये करेंगे कि यहाँ पे हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, और उसके लिए हमें IL की नीड नहीं है, यानी लोड करंट की नीड नहीं है, हमें नीड है नॉर्टन करंट की एंड नॉर्टन रेसिस्टेंस की। बस ये दो वैल्यू हम निकाल लें तो हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं AB टर्मिनल के क्रॉस। सबसे पहले IN निकालते हैं। सो IN निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जिसके अक्रॉस निकालने के लिए बोले उसके क्रॉस शॉर्ट कर दो। जिस ब्रांच में करंट निकालने के लिए बोलता है IN, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जिस ब्रांच में निकालने के लिए बोलता है वो लोड रेसिस्टर होता है, उसको शॉर्ट करते हैं। पर यहाँ तो लोड रेसिस्टर है नहीं, पर बोला ये गया है कि AB टर्मिनल के अक्रॉस बताइए आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, दैट मीन्स AB टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। चलो ठीक है, सर्किट को हम शॉर्ट करने वाले हैं, AB टर्मिनल को शॉर्ट करने वाले हैं, करते हैं। तो ये रहा आपका करंट सोर्स, यहाँ पे ये रहा रेसिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ये रहा रेसिस्टर, और इसको कर दो शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हम सेम उतार लेते हैं, दैट मीन्स रेसिस्टर, वोल्टेज सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये रेसिस्टेंस हो गया इस तरीके से, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये आपका 2 एम्पियर, ये 4 ओम का है, ये इसका वैल्यू नहीं लिखा गया, मैं हमने इसका वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसका वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। वैल्यू क्या है भाई? तो वैल्यू है 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। ठीक है, चलो तो हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं। सो ये आपका 4 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये भी 8 ओम का है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का है, और ये 2 एम्पियर का है, 2 एम्पियर का है। ठीक है, और कोई बचा क्या? ये बचा 5 ओम का है। बस आपने क्या किया कि AB टर्मिनल के अक्रॉस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट पूछा गया है, तो जिस टर्मिनल के अक्रॉस पूछा गया उसी को शॉर्ट कर दिया शॉर्ट। तो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। ठीक है, चलो अब इस AB टर्मिनल में शॉर्ट करने के बाद जो करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम क्या नाम देते हैं? उस करंट को हम नाम देते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, यानी IN या फिर ISC। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? IN निकालना। यहाँ पे टोटल एक्टिव सोर्स कितने हैं? 2 हैं, एक करंट सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है। दोनों सोर्सेज की वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। ये भी करंट इधर ही जा रहा है, ये प्लस टर्मिनल ऊपर की तरफ है, ये भी करंट इधर जाएगा, दोनों करंट मिलके यहाँ जाएगा। ठीक है, करंट का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे टोटल दोनों मिलके, ये हमें नहीं पता। बट यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या
कि इसमें हमें आईएन निकालना है। अब आईएन के लिए एक चीज ये है कि एक मेश ये है, एक मेश ये है, एक मेश ये है, 3 मेश बन रहा है। तो तीनों मेशेस में 3 करंट हम I1 I2 I3 क्लॉकवाइज में मान लेंगे और 3 मेश इक्वेशन बनाएंगे। I1 I2 I3 हम कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। सो एक तो ये हो गया प्रोसेस। बट मैं कह रहा हूं कि हम 2 मैसेज से भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। अरे ये जो 2 एम्पीयर करंट इसमें जा रहा है और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी करंट जा रहा है, दोनों मिलकर जब इधर बढ़ेगा तो इसके पास 2 रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। अब तुम बताओ कि यहाँ पे कौन से रास्ते में ये फॉलो करेगा, कौन से रास्ते में करंट जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले में रेसिस्टेंस है 5 ओम का है, इस वाले रास्ते में कोई रेसिस्टेंस है क्या, नहीं है। अब सिंपल सी भाषा में बताओ कि रेसिस्टेंस का करंट जो होता है वो कहाँ फ्लो करता है, वहीं फ्लो करता है जहाँ पे लो रेसिस्टेंस पाथ है। अब चूंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस ही नहीं है, रेसिस्टेंस 0 है और यहाँ पे रेसिस्टेंस 5 ओम है, तो पूरा का पूरा करंट 5 ओम में ना जाके इसको दिखेगा कि भाई इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सीधा आगे बढ़ो, तो सारा का सारा करंट इसमें चला जाएगा। दैट मीन्स इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट जाएगा 0 एम्पियर। अब जब 0 एम्पियर जाएगा तो एक बात बताओ, ये जब 0 एम्पियर जाएगा दैट मीन्स कि ये एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। जब एज अ ओपन सर्किट बिहेव किया तो अब तो इसके वजह से ये मेश बन ही नहीं रहा। सो ओवरऑल कौन सा मेश बन रहा है, ये। मैं चाहूँ तो इसको मिटा सकता हूँ पूरा, तो आपको और अच्छे से समझ में आया कि ये एक मेश बन रहा है, बट मैं लिख के रख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 0 एम्पियर कैसे हुआ। ठीक है, चलो। सो अब हम लगाने वाले हैं KVL। तो एक इक्वेशन, एक KVL यहाँ पे लगाओ, इसको मेश मान के I1, एक यहाँ पे लगाओ I2। ठीक है, चलो 2 मेश हुआ। कौन सा मेश, ये कौन सा मेश, अच्छा चलो और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे कि इसी मेश में बता रहा हूँ, नहीं, इस वाले मेश में पूरा ये एक मेश है, ये एक पूरा मेश। ठीक है, 2 मेश बन रहा है, 2 मेश तो 2 करंट होगा, एक I1 एक I2। चलो अप्लाइंग KVL। ठीक है, इन मैश 1। ठीक है, मैश नंबर 1 में हम KVL लगाने जा रहे हैं। चलो ठीक है, मैश नंबर 1 में KVL लगाना तो लगा लेंगे, लगाते हैं इसमें KVL। अब हम ये नहीं करेंगे कि कॉमन ब्रांच में कितना करंट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें हमें करंट निकालने की नीड है, नहीं। अरे ये कॉमन ब्रांच है बट ये थोड़ी कॉमन ब्रांच है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, और I1 का वैल्यू कितना है, यही करंट सोर्स तो है, दैट मीन्स 2 एम्पियर। ठीक है, सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इस I1 का वो कितना आएगा, चूंकि ये कॉमन ब्रांच में नहीं है, ये इस जो करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि 2 एम्पियर का है, ये आपने वही करंट माना है I1। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि I1 का जो वैल्यू आएगा वो I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये आपका I1 आ गया, यानी इस I1 को निकालने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना, I1 आपके पास आ चुका है। अब जो मेन टेंशन है वो कौन सा है, I2 है, और I2 ही हमारा IN होगा, क्योंकि ये I2 ही इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलो तो हमें I2 निकालना है। I2 निकालने के लिए हम मैश 2 में देखेंगे और KVL लगाएंगे। सो अप्लाई करते हैं भाई KVL। सो अप्लाई KVL इन मैश 2। मैश 2 में हमें KVL अप्लाई करना है। चलो ठीक है, KVL अप्लाई करना है तो करते हैं, KVL अप्लाई करना है इसमें करते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, कहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ 12 वोल्ट से। अब करंट I2 आपने ऐसे माना है तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, डैट मीन्स माइनस में एंटर करेगा, प्लस से एग्जिट करेगा, तो प्लस से एग्जिट करेगा, डैट मीन्स की प्लस 12 वोल्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये रेसिस्टर है, बिल्कुल आंख बंद करके रेसिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेते हैं, तो नेगेटिव ले लो। ठीक है, नेगेटिव ले लिया, इनटू मतलब इसमें जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है 4 इनटू करंट आपको निकालना है। तो आपको पता है कि कॉमन ब्रांच में करंट I1 और I2 दोनों मिला के बनता है। क्योंकि आप मैश 2 में लगा रहे हो KVL, तो मैश 2 का करंट ज़्यादा मानोगे, सो I2 का डायरेक्शन वही होगा, यानी इस तरीके से होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, I2 ज़्यादा है I1 कम है, सो I2 माइनस I1। ठीक है, चलो अब ये हमें पता चल गया कि करंट इतना है, तो -4 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है,
नेक्स्ट और आगे बढ़ो, ये दोनों हो गया, इसमें बढ़ो, ये भी एक रेसिस्टर है, वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही होगा। करंट कितना जा रहा है इसमें, I2 जा रहा है, दैट मीन्स -8 इंटू I2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या ये I2 करंट इसमें जा रहा है, नहीं। अरे भाई जब शॉर्ट सर्किट पहले से मिला रखा है तो फिर करंट क्यों जाएगा रेसिस्टर से झेलने, है ना, वो सीधा पूरा का पूरा करंट इस शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा, इसमें करंट बिल्कुल नहीं जाएगा, दैट मीन्स एज अ ओपन सर्किट ये बिहेव करेगा, ठीक है। चलो इसमें 0 एम्पियर है तो यहाँ पढ़ेंगे तो एक और रेसिस्टर मिला, और रेसिस्टर मिला मतलब वोल्टेज का ड्रॉप होगा, कितना होगा, 8 ओम का है, और करंट उसमें कितना जा रहा है, I2, टोटल का समेशन कितना होता है, 0, यही तो केवल है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 12 माइनस 4I2 प्लस 4I1 माइनस 8I2 माइनस 8I2, तो ये हो जाएगा 16I2, ठीक है, माइनस 16I2 इज इक्वल टू 0 होगा। चलो अब यहाँ से आप I2 को बिल्कुल एक साथ लिख लो, सो माइनस 4I2 और माइनस 16I2, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 20I2 और प्लस 4। अच्छा I1 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, I1 का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो I1 का वैल्यू 2 एम्पियर हम पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ से 12 माइनस 20I2 प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। 12 प्लस 8 20 माइनस 20I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप I2 निकाल सकते हो, I2 का वैल्यू 20/20 है ना, इधर जाएगा 20/20 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर। अब बताओ कि जो आपने 1 एम्पियर निकाला है करंट I2, क्या वही करंट IN नहीं है। अब देखो डायरेक्शन भी वही, वायर भी सेम है, तो जो करंट आपने I2 का निकाला है वही आपका कहलाएगा IN यानी नॉर्टन करंट। सो I2 इज इक्वल टू IN इज इक्वल टू, इसको और नाम क्या बोलते हैं, ISC शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि हमने शॉर्ट किया है तो शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सो एक तो आपका आंसर आ गया। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए पहला चीज आ गया हमारे पास, जो कि है क्या, नॉर्टन्स करंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बताओ, अब हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए IN के साथ साथ RN भी निकालना है। RN निकालने का वही प्रोसेस है जो RTH निकालने का है। क्या होगा, इस साइड से देखो, जिस टर्मिनल के अक्रॉस बोला जाए कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, यानी RTH यानी RN कुछ भी सब सेम है, तो RN निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इस साइड से देखो तो एक चीज तो ये ओपन करना होता है, ओपन ऑलरेडी है, ओपन करने की नीड नहीं है। दूसरा, जितने भी एक्टिव सोर्सेस है, एक्टिव सोर्सेस मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेस, तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक करंट सोर्स एक वोल्टेज सोर्स, तो इसको इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, दैट मीन्स इसको ओपन, इसको करेंगे शॉर्ट, ठीक है। तो ओपन ऑलरेडी है, इसको ओपन करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, तो सर्किट कैसा दिखेगा, सर्किट दिखेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 RN कैलकुलेशन, ठीक है, 4 RN कैलकुलेशन। कैसे RN कैलकुलेशन करेंगे हम, यहाँ पे इस साइड से करेंगे और ये वाला ओपन ये वाला शॉर्ट करेंगे। तो पहले ओपन वाला पार्ट कर लेते हैं, ये आपका हो गया ओपन। नेक्स्ट यहाँ पे एक रेसिस्टर है बीच में, ठीक है, चलो यहाँ पे एक रेसिस्टर यहाँ भी बीच में है, दे दिया बीच में और कर दिया ऐसे, ठीक है। और कुछ बचा क्या, तो यहाँ पे करंट सोर्स को ओपन कर दिया, यहाँ इस ब्रांच में ये वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, बाकी 4 ओम के रेसिस्टर को भी लिखना है। सो ये रेसिस्टर हो गया और यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये रेसिस्टर भी आपको ड्रॉ करना है। सो ये रेसिस्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 ओम का हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम सभी रेसिस्टर का मैग्नीट्यूड रख देते हैं और आराम से हम निकाल सकते हैं क्या, RN नॉर्टन्स रेसिस्टेंस। सो इसका वैल्यू कितना है बताओ, ये आपका 4 ओम का है, ये 8 ओम का है, ये 5 ओम का है और ये 8 ओम का है, ठीक है। ये आपका A टर्मिनल है, ये B, और इधर से ही आप क्या निकालोगे, इधर से आप, ठीक है, इधर से ही आप क्या निकालोगे, RN निकालोगे, ठीक है। चलो
यानी कि आप इस साइड से देखो, इस साइड से ऐसे पकड़ के इस साइड से देखो तो क्या होगा, क्या होगा बताओ? ठीक है, क्या होगा? यही होगा, यही होगा कि ये ओपन है तो इसका तो कोई काम है नहीं। अब ये और ये तीनों रेसिस्टेंस आपको सामने दिख रहा होगा, इस साइड से देखो तो ये तीनों सीरीज में दिखेगा और उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो उसके साथ पैरेलल में होगा। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम आर एन निकालना चाहें तो आर एन इज इक्वल टू क्या आएगा? आर एन इज इक्वल टू आएगा 8 ओम प्लस 4 ओम, ठीक है, 4 ओम प्लस 8 ओम, और ये पैरेलल है किसके साथ? 5 ओम के साथ, ठीक है, 5 ओम के साथ। यहां से कितना हो जाएगा बताओ? 8 प्लस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 8 20, तो 20, और ये जो है ना ये पैरेलल है 5 के साथ। डैट मीन्स 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5, ये हो जाएगा 100 अपॉन 25 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4 ओम, है ना? तो 4 ओम आ गया। सो यहाँ से हमने आर एन भी कैलकुलेट कर लिया जो कि है 5 ओम। ओके, सो आपने आर एन भी कैलकुलेट कर लिया। सो एक बार नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करना है तो आई एन और आर एन कैलकुलेट हो गया तो आराम से हम सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि नॉर्टन करंट और नॉर्टन रेसिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं, और थेवेनिन में क्या होता था कि थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा बताओ? तो इसका बहुत ही सिंपल है, वैल्यूज तो हम लोग निकाल लिए हैं, अब खाली निकालना है हमें सर्किट को ड्रॉ करना है। सो ये करंट, ठीक है, यहाँ पे ये रेसिस्टर, ठीक है, और ये आपका ए पॉइंट, क्योंकि रेसिस्टर लोड रेसिस्टर तो है ही नहीं तो लोड रेसिस्टर हम नहीं देंगे। सो ये आपका हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ए और बी के अक्रॉस में ही नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना था, जो कि आई एन हो गया। ये आई एन का वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर, ठीक है, और इसका वैल्यू आर एन का वैल्यू 5 ओम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात और, यहाँ जो आपको I2 निकालना था आपने मैश एनालिसिस के थ्रू भी निकाला, और उसी तरीके से आप चाहो तो ये प्रोसेस ना लगा के, मैश एनालिसिस ना लगा के, आप यहाँ पे वोल्टेज मान लो इस नोड पे, और वोल्टेज मान के जैसे ये वोल्टेज निकलेगा तो इस वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि नोडल एनालिसिस से भी आप करंट निकाल सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि नोडल एनालिसिस थोड़ा फास्ट वे में सॉल्व करके हमें आउटपुट देता है। सो ये आपका क्वेश्चन हुआ, और इस तरीके से आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ किया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को अब अच्छे से देख लो, नोट कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब हम नेक्स्ट नॉर्टन्स थ्योरम का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम में हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें हमने देखा कि अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इंडिपेंडेंट सोर्स में हम कैसे नॉर्टन्स करंट और साथ ही साथ नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते थे, जैसे कि मान लो कि नॉर्टन्स करंट निकालना था तो आप उसको क्या बोलते थे? शॉर्ट सर्किट करंट भी बोलते थे। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए आप क्या करते थे? जिस ब्रांच में लोड रेसिस्टर निकालना होता था, जिस ब्रांच में लोड करंट निकालना होता था, यानी कि जिस ब्रांच में करंट निकालना है वो उसमें का रेसिस्टर कहलाएगा लोड रेसिस्टर। जब लोड रेसिस्टर के में जितना करंट जा रहा है यानी लोड करंट, ये निकालने के लिए हमें नॉर्टन्स के थ्रू नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए था, ठीक है। तो हम नॉर्टन करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट निकालते थे, जिसमें हम जिस ब्रांच में करंट निकालना होता था उसी ब्रांच को शॉर्ट कर देते थे। शॉर्ट करने से क्या होता था कि शॉर्ट करने के बाद
अब जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसके वजह से जो भी करंट उस ब्रांच में आएगा वही करंट हमारा नॉर्टन करंट यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट होगा। ठीक है, साथ ही साथ जब नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे तो ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से था जिस तरीके से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। क्या करते थे, हम क्या करते थे कि जिस ब्रांच में करंट निकालना होता था उस ब्रांच के रेसिस्टर को रिमूव करते थे, दो ओपन एंड बनाते थे और उसी दो ओपन एंड के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते थे। क्या करते थे, उसमें जितने भी करंट और वोल्टेज सोर्स थे उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते थे। ठीक है, अब रिप्लेस मतलब क्या कि जैसे करंट सोर्स है तो आइडियल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसी तरीके से आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। तो जीरो को हम क्योंकि जीरो अगर रेजिस्टेंस है उसमें तो जीरो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस जितना कम उतना ही कम वोल्टेज का ड्रॉप। जब रेजिस्टेंस जीरो है आइडियल वोल्टेज सोर्स में तो वहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप होगा ही नहीं, तो एज अ शॉर्ट सर्किट हम लिखते थे। सो जिस तरीके से वोल्टेज को शॉर्ट करते थे उस तरीके से करंट को ओपन कर देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता था और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस में करंट होता है जीरो, इसलिए एज अ ओपन सर्किट हम ड्रॉ करते थे। सो आर एन निकालने के लिए हम जितने भी करंट सोर्स थे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स ना कि डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इसमें हम कुछ नहीं करते थे, एज इट इज हम बिल्कुल लिख लेते थे। ठीक है, बट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में हम करंट सोर्स को ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते थे और उस हिसाब से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। ठीक है, यही प्रोसेस हमारा था। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किया, यही प्रोसेस हमारा था। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्स ही रहेगा बट उसमें हमें शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि नॉर्टन्स करंट, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और साथ ही साथ मान लो लोड करंट भी पूछा जाता तो हम निकालते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब थेवेनिन्स आपने पढ़ा था तो थेवेनिन्स में आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? थेवेनिन्स में जब आपने लोड करंट निकालना सीखा तो उसमें क्या देखा आपने कि VTH अपॉन RL प्लस RTH, यही आपका लोड करंट होता था। बट नॉर्टन थ्योरम ने क्या किया कि उसने भी लोड करंट निकाला पर उसने क्या किया कि वोल्टेज की जगह पे करंट इनटू रेजिस्टेंस पुट कर दिया, बाकी यहाँ RL का RL रहेगा और RTH की जगह पे RN हो जाएगा। तो ये फार्मूला था। सो दोनों का टारगेट लोड करंट ही निकालना था बट दोनों का फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि एक में VTH RTH पे डिपेंड कर रहा है और एक में IN RN पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो थेवेनिन का तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। हम देखने वाले हैं क्या, नॉर्टन्स के लिए और जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो सो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने कर रखा है। सो क्वेश्चन कहता है फाइंड द करंट 1 इन द गिवन सर्किट, फाइंड द current I in करंट I आपको निकालना है in the given circuit, ठीक है, सर्किट यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, ठीक है। सो आपको नॉर्टन्स थ्योरम लगा के आपको बताना क्या है कि करंट आई क्या होगा। अच्छा सर्किट क्या होगा, सर्किट भी हमें ड्रॉ करना है। सो सर्किट होगा, सर्किट आपको दिया गया है, एक 20 ओम का रेसिस्टर लगाया गया है, उसके साथ ये एक करंट सोर्स लगाया गया है, ठीक है, और ये एक पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाया गया, ठीक है। सो यहाँ एक रेजिस्टेंस है
यहां एक रेसिस्टेंस है, अटैच हो गया, और एक वोल्टेज सोर्स को दिया गया है जो कि इस तरीके से है, और इसको कर दो अटैच। ठीक है, सर्किट में सभी कुछ एलिमेंट हमने ड्रॉ कर लिए, 6 एलिमेंट थे, 6 हो गए। वोल्टेज इसका है 120 वोल्ट का। ठीक है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, 120 वोल्ट। ये 20 ओम का रेसिस्टर है, 20 ओम का रेसिस्टर है। ये 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स है, और ये एक 40 ओम का रेसिस्टर है। ये 12 ओम का एक रेसिस्टर है, 12 ओम, और ये आपका 10 ओम का एक रेसिस्टर है। करंट आई निकालना है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, सो आपको आई निकाल के बताना है कि आई कहाँ होगा। ठीक, चलो ध्यान से क्वेश्चन को देखो। करंट आई इस पूरे सर्किट में कहाँ है? यहाँ पे है। सो इस 10 ओम के ब्रांच में करंट पूछा गया है, यानी कि 10 ओम जो ब्रांच है वो क्या कहलाएगा? लोड रेसिस्टर कहलाएगा, क्योंकि लोड रेसिस्टर उसी को बोलते हैं कि जिस ब्रांच में करंट पूछा जाए उस ब्रांच का रेसिस्टेंस कहलाता है लोड रेसिस्टर। ठीक है, और जिस ब्रांच में करंट पूछा जाए उस करंट को हम बोलते हैं लोड करंट। ठीक है, यानी ये बात तो पक्का है कि ये जो 10 ओम का रेसिस्टर है ये आपका RL है, और ये I जो है यही आपका IL है। सो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या वैल्यू हमें निकालना है। अब नॉर्टन्स ने भी IL निकालने का तरीका बताया था और साथ ही साथ हमारे थेवेनिन ने भी IL निकालने का तरीका बताया था, पर चूंकि इसमें हमें नॉर्टन्स थ्योरम को यूज़ करना है तो हम नॉर्टन्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो तो नॉर्टन्स थ्योरम के लिए सबसे पहले बताओ क्या करते हैं। जिस ब्रांच में करंट पूछा जाए उस ब्रांच को हम कर देते हैं शॉर्ट। उस ब्रांच को हम क्या करते हैं? शॉर्ट करते हैं। चलो इस ब्रांच को अगर शॉर्ट करते हैं, ये ब्रांच शॉर्ट हो जाएगा तो कैसा सर्किट दिखेगा, क्योंकि हमें सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए। सो एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक और सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसमें ये ब्रांच शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ब्रांचेस को एज इट इज़ उतारना है। ठीक है, सो ये आपका 4 ओम का रेसिस्टर हो गया, और ये ब्रांच रेसिस्टेंस हो गया, इसको कर दो कनेक्ट। यहाँ पे भी एक शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब जब शॉर्ट हो गया, इस करंट का नाम आई है, आई ही आपसे पूछा गया है तो आई क्या वैल्यू? आई ही रखेंगे। 12 ओम का ये रेसिस्टर है, ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 40 ओम का रेसिस्टर है, ये 20 ओम का रेसिस्टर है, और ये 120 वोल्ट का है। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक काम अभी तक किया है, पहला स्टेप, कि जिस ब्रांच में करंट पूछा जाए उस ब्रांच का रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टर कहलाएगा, और जब लोड रेसिस्टर दिख गया तो उसको हटा के हम एक शॉर्ट सर्किट यहाँ पर लगा देंगे, शॉर्ट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सो इसको रेसिस्टर को हटाया, शॉर्ट कर दिया। अब इस करंट को हम बोलेंगे क्या? या तो आई बोलो या फिर IN बोलो, सॉरी IN नहीं, नॉर्टन करंट थोड़ी होगा ये जो करंट कहलाएगा। हाँ, शॉर्ट कर दिया ना, तो शॉर्ट सर्किट करंट बोलो या नॉर्टन्स करंट बोलो। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करना हमारा टारगेट है। सबसे पहले करंट निकालना है, फिर RL निकालेंगे। एक बार I, यानी कि I को हम ISC क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और अच्छा, तो जो शॉर्ट किया तो क्या अब ये I कहलाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि I तभी था जब 10 ओम का रेसिस्टेंस था, है ना। इसका बात आप ध्यान से रखें। सो I तभी था जब 10 ओम का रेसिस्टेंस है, जब रेसिस्टेंस को ही शॉर्ट कर दिया तो अब जो करंट आएगा वो करंट शॉर्ट सर्किट करंट होगा या फिर नॉर्टन करंट होगा। ठीक है, अब ये करंट निकालना हमारा टारगेट है। सो चलो करंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताओ? तो आप बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे मैश एनालिसिस अप्लाई करने वाले हैं। सो मैश एनालिसिस के लिए टोटल नंबर ऑफ मैशेस काउंट करो, कितने मैशेस बन रहे हैं इसमें, है ना। मैश क्या कहता है कि एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई क्लोज पाथ ना हो। सो एक क्लोज पाथ तो ये हो गया,
एक क्लोज पाथ तो ये हो गया। और याद रखें कि जितने भी क्लोज पाथ आप लेंगे उसमें मेश एनालिसिस लगाएंगे, वो सभी का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। या तो सभी मेशेस में क्लॉकवाइज रखो या सभी मेशेस में एंटी क्लॉकवाइज रखो। सो इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज और इसमें भी क्लॉकवाइज रख दिया। करंट का नाम दे दिया I1, इसमें दे दिया I2 और इसका नाम दे दिया I3। अब बताओ कि ये I1 और I2 में कॉमन ब्रांच कौन है? ये 40 ओम का रेसिस्टर है जो कि I2 वाले पार्ट में भी आ रहा है, ये 40 ओम, और I1 वाले पार्ट में भी आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले मेश में ये I3 जो करंट जा रहा है, और इस वाले मेश में ये वाला मेश, ये वाला कौन सा मेश? ये, ठीक है, ये मेश। तो ये मेश में करंट क्या जा रहा है? I1। सो ये I1 है, ये I3 है, और I1 और I3 के बीच में एक कॉमन ब्रांच है 12 ओम का। बट इस ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में कितना करंट होगा? क्योंकि ये तो किसी का कॉमन नहीं है, सो ये जो करंट होगा इसमें, ये I3 होगा। इस ब्रांच में कुछ और करंट होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट है दो मेशेस को मिला के, बट इस वाले ब्रांच में कोई भी कॉमन ब्रांच नहीं है। डैट मीन्स कि ये I3 करंट को फॉलो करेगा। डैट मीन्स क्या समझे? ये समझे कि या तो ISC निकालो या IN निकालो या फिर I3 निकालो, है ना, क्योंकि शॉर्ट कर दिया और उसमें मैश का करंट हमने I3 मान लिया। डैट मीन्स कि इस वाले ब्रांच में I3 करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो I3 करंट अगर फ्लो कर रहा है तो I3 इज इक्वल टू ही ISC या IN हमारा होगा। सो हमारा टारगेट अब क्या हुआ कि ISC नहीं निकालो, अगर एक बार I3 निकाल लिया तो वो ISC के इक्वल ही है, क्योंकि हमने मेश एनालिसिस लगाया तो पता चला कि I3 इज इक्वल टू ISC इज इक्वल टू IN। ठीक है, सो हमारा टारगेट अब क्या होगा? I3 निकालना। अब I3 कैसे निकालें? तो ये एक मैश ले लो, ये एक मैश ले लो और एक ये मैश ले लो। ठीक है, टोटल 3 मैशेस हैं। अब तीनों मैशेस में आप मैश एनालिसिस लगाओगे। चलो मैश एनालिसिस लगाते हैं। तो मैश एनालिसिस लगाते हैं किस वाले मैश में? इस वाले मैश में। सो अप्लाइंग मैश एनालिसिस, ठीक है, अप्लाइंग मैश एनालिसिस इन मैश 1। मैश 1 कौन है भाई? तो मैश 1 ये वाला है। ठीक है, ये हमारा मैश 1 हो गया। नाउ मैश 1 जब हो गया तो अब क्या करें? तो यहाँ पे करंट देखो ध्यान से, तो I1 गया इसमें करंट, है ना, क्योंकि ये कॉमन ब्रांच तो है नहीं, तो यहाँ तक कॉमन ब्रांच नहीं है। दैट मीन्स इसमें करंट फ्लो करेगा I1। बट जैसे ही कॉमन ब्रांच आ गया तो कॉमन ब्रांच में कुछ और करंट फ्लो करेगा। तो इसमें अप्लाई करते हैं मैश एनालिसिस। तो यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, तो टोटल वोल्टेज मैश एनालिसिस में हम क्या लगाते हैं? KVL लगाते हैं। सो KVL जो हो गया वो क्या कहता है कि टोटल किसी मैश का वोल्टेज जो होता है उसका समेशन किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। करंट आपने माना है I1 और ये करंट I1 जा रहा है ऐसे, तो यानी कि माइनस में इंटर कर रहा है वोल्टेज सोर्स के और प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। और जब प्लस टर्मिनल से बाहर निकले करंट तो प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, सो 120 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट, अब ये I1 करंट जाएगा इस 20 ओम के रेसिस्टर में। जब 20 ओम के रेसिस्टर में I1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये रेसिस्टेंस है तो वोल्टेज का ड्रॉप करवाएगा, और वोल्टेज का ड्रॉप करवाएगा तो माइनस। ठीक है, उसके साथ ही साथ वोल्टेज कितना होगा? I इंटू आर, यानी कि 20 इंटू I कितना है? I1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस ब्रांच में देखो, तो इस ब्रांच में मैंने क्या बोला कि जिस मैश में, मैश एनालिसिस में मैंने समझाया था कि जिस मैश में आप इक्वेशन बनाओगे उस मैश का करंट आप मानोगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इस वाले मैश का करंट सबसे ज़्यादा है। जब करंट सबसे ज़्यादा है डैट मीन्स कि I1 का करंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन 40 ओम के कॉमन ब्रांच में होगा। यानी डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा, है ना, क्योंकि I1 ज़्यादा है और मैश 1 के लिए बना रहे हैं। सो I1 ज़्यादा है, डैट मीन्स I1 इज ग्रेटर देन I2, यानी कि इसका जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो I1 माइनस I2 होगा।
ठीक है। और ये सिर्फ करंट किसके लिए होगा, मेश नंबर 1 के लिए, जब आप मेश 1 में इक्वेशन लिख रहे हैं। चलो अब बताओ, ये रेसिस्टर है तो वोल्टेज का हमेशा ड्रॉप करवाएगा, डेट मीन्स माइनस। ये रेसिस्टेंस का वैल्यू है 40 इंटू करंट, इसमें कितना जा रहा है, तो करंट जा रहा है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। और देखो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ऐसे गया, देखो मेश कैसे बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे। अब आगे देखो ये एक ब्रांच आ रहा है ना, तब जाके टोटल मेश का इक्वेशन बनेगा। सो ये भी एक कॉमन ब्रांच है, और कॉमन ब्रांच में क्या होता है कि करंट आपको देखना पड़ता है डायरेक्शन कि कैसा है और मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये निकालना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, ये 12 ओम मेश नंबर 1 में कॉमन है और मेश नंबर 1 का ही आप इक्वेशन बना रहे हो। डेट मीन्स आप क्या मानो कि करंट मेश नंबर 1 का ही सबसे ज़्यादा है, डेट मीन्स I1 ज़्यादा है। सो I1 ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन I1 का है मेश नंबर 1 में, वही डायरेक्शन इस 12 ओम में जाएगा करंट का। सो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। डेट मीन्स ये हो जाएगा I1 और माइनस कॉमन ब्रांच किसका है, I3, मतलब कि इसमें I3 भी जाएगा ऐसे, ठीक है। तो I1 माइनस I3, ठीक है। I3 माइनस I1 क्यों नहीं किया, क्योंकि हम मेश 1 में करंट ज़्यादा मान रहे हैं, क्योंकि हम मेश 1 का इक्वेशन लिख रहे हैं। जब मेश 3 का इक्वेशन लिखेंगे उस टाइम हम मेश 3 का जो करंट है I3 उसको ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। चलो 12 ओम एक रेसिस्टर है तो माइनस ही देंगे, क्योंकि रेसिस्टर में हमेशा वोल्टेज का होता है ड्रॉप, ऐसे याद रखना हमेशा। सो रेसिस्टर का वैल्यू है 12 ओम इनटू करंट कितना है भाई, I1 माइनस I3, और टोटल का समेशन कितना है, 0, ठीक है। तो ये एक हमारा वैल्यू आ गया है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 120 माइनस 20 I1 माइनस 40 I1 प्लस 40 I2 माइनस 12 I1 प्लस 12 I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 वाले पार्ट को एक साथ लिख लो। सो ये भी I1, ये भी I1 और ये भी I1। सो 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 12 कितना हो गया, 72 I1। अच्छा माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में। सो माइनस 72 I1। I2 वाला टर्म देखते हैं, तो I2 वाला टर्म सिर्फ एक ही है, और जो कि कितना है 40 I2। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 40 I2, ठीक है। I3 वाला टर्म देखो, I3 वाला टर्म भी सिर्फ एक ही है, जो कि है 12 I3 इज इक्वल टू, ये जो 120 इधर लेफ्ट हैंड साइड में है वो जाएगा राइट हैंड साइड, तो माइनस 120 हो जाएगा। सो एक इक्वेशन तो आ गया है। एक काम करते हैं, अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और आगे अगले मेश के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। अगले मेश के लिए इक्वेशन लिखते हैं। मेश नंबर 2 पे ध्यान देते हैं, इस 2 पे, ठीक है। सो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब मेश नंबर 2 में जाएंगे तो इस मेश 2 में ध्यान से देखो कौन सा सिंगल ब्रांच है और कौन सा कॉमन ब्रांच है। ये एक ऐसा ब्रांच है 2 एम्पीयर का करंट सोर्स जो कि सिर्फ अकेला है, इसके साथ कोई अलग मेश कनेक्टेड नहीं है। सो ये सिंगल मेश में है ये ब्रांच। बट ये जो 40 ओम का रेसिस्टर है ये आपका कॉमन ब्रांच हो गया, किसके किसके साथ, एक 2 नंबर मेश, एक 1 नंबर मेश। तो कॉमन ब्रांच में आपको थोड़ा करंट निकालना पड़ता है। बट ध्यान से देखो कि ये जो आपने करंट I2 माना है वो भले ही करंट 40 ओम में कॉमन ब्रांच में गया तो कुछ और वैल्यू होगा, बट ये जो ब्रांच है, ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, इस ब्रांच में करंट I2 फ्लो करेगा, क्योंकि आपने क्लॉकवाइज लिया है। क्लॉकवाइज का मतलब कि I2 करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए। और चूंकि इस वायर में 2 एम्पियर का भी करंट सोर्स अवेलेबल है, जिसका डायरेक्शन अपोजिट टू I2 है ना। सो जो आपने I2 माना है क्लॉकवाइज में, एक्चुअल में उसमें जो करंट सोर्स है वो 2 एम्पियर का दिया गया उस वायर में, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें इसमें मेश एनालिसिस लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि मेश एनालिसिस हमें इसलिए लगाते हैं ताकि हमें करंट पता चल जाए, जो हमने करंट माना है I1 I2 I3 ये पता चल जाए। तो चलो इसमें तो हमने इक्वेशन लिख लिया, बट मेश नंबर 2 में हमें ऑलरेडी करंट दिया गया है, ठीक है। बस इतना है कि जो हमने माना था क्लॉकवाइज में उसका जस्ट रिवर्स है। दैट मीन्स कि यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि I2 जो करंट है ना इन मेश नंबर 2, इन मेश नंबर 2 I2 जो करंट है
वो -2 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, बस इतना का फर्क है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में। अब ये जो I2 का वैल्यू है वो I2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो जब इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -72I1 और I2 का वैल्यू कितना है, -2, डैट मीन्स कि -40 × 2 कितना हो जाएगा, -80। सो -80, ठीक है, 80 प्लस 12I3 इज इक्वल टू -120। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो I1 हो गया, I3 हो गया, ये -80 को उस साइड लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा भाई, -72I1 प्लस 12I3 इज इक्वल टू ये -120 और ये माइनस गया उधर प्लस में, तो -120 प्लस 40 प्लस 80 इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू -40। ठीक है, अब यहाँ से 4 से काटो तो ये हो जाएगा 1 और 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10। सो फाइनल जो हमारा शॉर्ट फॉर्म में जो इक्वेशन आया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो यही आया -18I1। एक काम करते हैं ना, इसको प्लस में कर लेते हैं। सो इसको इस साइड लेके जाते हैं, इसको भी इस साइड लेके जाते हैं और ये वाले राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं ताकि ये माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाए। सो ये हो जाएगा -18I1 है ना, तो +18I1, सो +18I1, ये +3I3 है तो ये हो जाएगा -3I3, -3I3 इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू कितना है, -10, तो RHS से LHS में आएगा तो +10 में हो जाएगा, सो +10। तो ये जो आपका इक्वेशन आया, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया, है ना, जिसमें वेरिएबल कौन कौन सा है, एक तो I1 है और दूसरा कौन है, I3 है। मेश नंबर 2 में हमने करंट निकाल लिया है -2 एम्पियर का। नेक्स्ट ये मेश हमारा कंप्लीट है, ये मेश हमारा कंप्लीट है। इस मेश को ध्यान से देखना है, इस मेश में करंट कितना होगा, यही हमारा ISC कहलाएगा, IN कहलाएगा। चलो ठीक है, इसमें मेश एनालिसिस लगाते हैं। सो अप्लाइंग मेश एनालिसिस, ठीक है, इन मेश नंबर कितना, 3। तो मेश नंबर 3 में हम क्या लगाने वाले हैं, मेश एनालिसिस, यानी कि मेश एनालिसिस मतलब सिंपल KVL लगाने वाले हैं। तो इसमें KVL लगाओ। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे KVL लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें कितने ब्रांचेज हैं, तो एक ही तो ब्रांच है जो कि 12 ओम का है। कितना ओम का है, 12 ओम का है। सो 12 ओम का ब्रांच यहाँ पे आ गया और इसमें हम निकालने वाले हैं क्या, KVL से। ठीक है,